हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो। और ये वीडियो संबंधित है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और इसमें हैं जीएस के बहुत ही शानदार प्रश्न। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक आज हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें कुछ खास क्या है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में वो कौन सी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है एड्रीनल ग्रंथि, दूसरा है अश्रु ग्रंथि, और तीसरा है अग्न्याशय, और चौथा ऑप्शन है सामने थायराइड। तो दोस्तों चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्न्याशय जो ग्रंथि होती है वह अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हम बताएं, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है यानी कि अग्न्याशय, इसके बारे में अगर हम बताएं तो ये कई पदार्थों का स्रावण सीधे रक्त में करती है, इसलिए ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। और बहिर्स्रावी इसलिए है क्योंकि ये पित्त रस तथा अग्न्याशयी रस इसका स्रावण नलिकाओं के माध्यम से करती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। तो कैल्शियम किस में विद्यमान है, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है चीनी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है कोरंडम, और तीसरा ऑप्शन है जिप्सम, और चौथा ऑप्शन है टैल्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग इसको सोच सकते हैं और इसका कमेंट में भी आप इसको बता सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिप्सम इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप अपने टोटल नंबर देखते रहिएगा और बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं साथियों, बताते हैं आपको कि जो जिप्सम है ये मृदा की अम्लीयता को भी समाप्त कर सकता है। मिट्टी की अगर अम्लीयता को हमें समाप्त करना हो तो उसके लिए हमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और जिप्सम को जब 373 के पर यानी कि 373 केल्विन पर इसको जब गर्म किया जाता है तब ये इसमें से 3/4 जल निकल जाता है और तब निर्माण हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि पीओपी जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका निर्माण हो जाता है जिप्सम के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। तो मानव गतिविधियों से जो परिवर्तित पर्यावरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नैसर्गिक पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, और ऑप्शन नंबर सी है शहरी पर्यावरण, जबकि ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक पर्यावरण। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण जो होता है ये दोस्तों मानवीय क्रियाओं ऐसा पर्यावरण होता है जो कि मानवीय क्रियाओं से परिवर्तित होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग मानव जनित पर्यावरण भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ऐसी गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। तो दोस्तों सबसे खास बात इसमें यह कि भूमि के टेम्परेचर में वृद्धि करती है और ये गैस धान के खेत से निकलती है। ऐसी कौन सी इनमें से गैस है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीथेन। दोस्तों मीथेन जो गैस होती है ये धान के खेतों से निकलती है। इसके साथ साथ ये गाय तथा भैंस के तबेले जहाँ पर गाय भैंस बांधी जाती हैं उनके द्वारा ये उत्सर्जित गैस होती है। उसके साथ साथ पेट्रोलियम के कुएं जहाँ पर होते हैं वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है। दोस्तों इसके सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है CH4। ये है मीथेन का सूत्र और इसीलिए दोस्तों मीथेन गैस को प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नेचुरल गैस कौन सी होती है तो वो मीथेन होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो 100% यानी कि 100% जो सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है वो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है दीव। तो दोस्तों दीव जो दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 100% सौर ऊर्जा से ये संचालित किया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण होता है ये क्या सम्मिलित नहीं करता है, यानी कि किसका जो है मूल्यांकन निरीक्षण नहीं करता है। तो इनमें जो चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु का पंजीकरण। तो दोस्तों मृत्यु का पंजीकरण जो है इसके द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि उच्च रक्तचाप, मधुमेह यानी कि डायबिटीज और HIV का टेस्ट जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है ये 1991 से स्टार्ट किया गया था, 1991 से इसको शुरू किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है नीचे दिए गए दो कथन हैं जिनमें से एक कथन है दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन और कारण दोनों हम लोग देख लेते हैं। पहला कथन है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो कथन यह है कि सतत विकास जो मानव समाज के लिए कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। और इसका कारण दिया गया है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो कि भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो इस तरीके से कथन और कारण वाले भी प्रश्न दिए गए होते हैं। तो जो कथन है क्या इसका ये कारण है, और नीचे कूट दिए गए हैं, 4 कूट दिए जाते हैं। पहला है कूट AR दोनों सही हैं एवं आर कथन A की सही व्याख्या है। दूसरा है A तथा R दोनों सही हैं परंतु R कथन A की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन C है A सही है परंतु R गलत है, जबकि ऑप्शन नंबर D है A गलत है परंतु R सही है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि जो भी कथन और कारण दिया गया है ये दोनों कथन और कारण सही हैं और इसकी जो है व्याख्या भी सही है, यानी कि R कथन A को सही व्याख्या है। ये जो व्याख्या दी हुई है ये A की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहल नामक जो प्रत्यक्ष लाभ योजना है इसमें आंसर इसका B सही हो जाएगा। पहल जो योजना है ये प्रत्यक्ष लाभ योजना के अंतर्गत इसको डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के नाम से भी जानते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना के रूप में इसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। दोस्तों DBT की शुरुआत जो है 2013 में हुई थी। DBT की शुरुआत 2013 में हुई थी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी और इसको 2014 में इसका नाम बदल के पहल कर दिया गया था। दोस्तों इसके बाद की अगर हम बात करें तो ये पूरे देश में पहल योजना वर्ष 2015 में लागू कर दी गई थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना कौन सी है, तो उसका नाम है पहल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं, इसको कूट के द्वारा बताना है आपको। तो पहला कूट है इसमें दिया गया है ये 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। और दूसरा है महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। जबकि तीसरा इसमें कथन है 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो इन तीनों कथनों में से कौन कौन से कथन हैं, तो दोस्तों इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं देख लेते हैं। पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर B है। दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर C है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, जबकि ऑप्शन नंबर जो चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कथन हैं। तो इसमें तीनों कथन सही हैं, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। यानी कि जो ये योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 75% ग्रामीण और 75% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है। और इसके बाद महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान भी दिया जाता है। और 18 वर्ष से अधिक आयु की सबसे बड़ी जो महिला होती है वही परिवार की मुखिया होगी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो झीलों का क्रम है वो पूछा गया है। तो इसमें हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है लेक टिम्सा, लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक और लेक मंजला। और ऑप्शन नंबर बी है ग्रेटर बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, लेक टिम्सा और लेक मंजला। ऑप्शन नंबर सी है लेक मंजला, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक और लेक टिम्सा। और चौथा ऑप्शन है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। तो इन चार ऑप्शंस में से जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल का प्रवाह मिलता है? तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा क्वेश्चन सही होगा? जिसका ऑप्शन ए है बराक नदी, ऑप्शन बी है लूनी नदी और ऑप्शन सी है घग्गर नदी और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। तो लूनी नदी जो कि दोस्तों राजस्थान में बहती है और ये अरावली पहाड़ियों से जो पुष्कर घाटी है वहाँ से निकलती है, इसीलिए इस नदी के ऊपरी प्रवाह में मीठा जल और निचली प्रवाह में खारा जल प्रवाहित होता है और ये नदी कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सूची को मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आपके सामने दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ है राजवंश, दूसरी तरफ है राजधानी। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पल्लव, दूसरा है पांड्य, तीसरा है यादव और चौथा है काकती। तो इनको हमें राजधानियों से मिलाना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसको पहले हम लोग मिला लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर देखते हैं। तो पल्लव जो राजवंश था उसकी जो राजधानी रही वो है कांची और पांडव की जो राजधानी है वो है मदुरा और यादव लोगों की जो राजधानी है वो है देवगिरी और काकती की राजधानी वारंगल। तो इस तरीके से इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा A2B3। तो देखते हैं हम लोग A2B3 कहाँ पर है। A2B3, तो A2B3 ये ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर, A2B3C4D1। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसमें भी सूची को मिलान करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है इलाहाबाद की संधि और दूसरा है मंगलौर की संधि, तीसरा है सालवाई की संधि और चौथा है मद्रास की संधि। तो इन चार ऑप्शंस में से इसको पहले हम लोग मिला लेते हैं। तो ये जो इसका पहला ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि, ये दोस्तों 1765 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आते हैं मैंगलोर की संधि। तो मैंगलोर की संधि ये 1784 ईस्वी में। और तीसरा है सालवाई की संधि। तो सालवाई की संधि हुई थी 1782 में। और उसके बाद मद्रास की संधि ये हुई थी 1769 ईस्वी में। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं A4 और B2। A4B2 देखते हैं कहाँ पर है, A4B2। तो इस तरीके से A4B2 में दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग देखेंगे कि सी का कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो सालवाई की जो संधि है, सालवाई की दोस्तों जो संधि है ये हुई थी 1782 में, यानी कि ये 1782 यानी कि C1। तो C1 देखते हैं कहाँ पर है। तो C1 यही है A4B2 और C1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, A4B2, C1 और D3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनका कालक्रम दिया गया है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में लगाना है, यानी कि क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूना पैक्ट और दूसरा है गांधी इरविन समझौता, तीसरा है क्रिप्स मिशन और चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों ये जो चार ऑप्शन है इनका डेट आपको, इनका सन पता होना चाहिए, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो जो पूना पैक्ट है दोस्तों ये हुआ था 1932 में, 1932 में। उसके बाद गांधी इरविन समझौता है ये 1931 में हुआ। क्रिप्स मिशन ये 1942 में हुआ है और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको इसके सन याद रहेंगे तो इसको आप क्रम से लगा पाएंगे। तो इस तरीके से जो सबसे पहले होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा 1930 में, उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 में, उसके बाद पूना पैक्ट 1932 में और उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में। तो इस तरीके से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 4, 2,
1 3, 4 2 1 3। देखते हैं 4 2 1 3 किस में है, तो 4 2 1 3 ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 2 1 3। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है 1905 के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला कथन है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा है कथन दोस्तों, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो इन दो कथनों में से हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी है केवल 2 सही है, और ऑप्शन डी है न तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। यानी कि लॉर्ड कर्जन महोदय ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया था। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक के राइटर का नाम पूछा गया है। तो इस पुस्तक के जो राइटर महोदय हैं उनका नाम है बिपिन चंद्र। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पंचायतों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं। देखते हैं। पहला कथन है 50% सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दूसरा है ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गाँव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। और तीसरा है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। तो दोस्तों इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है, तो हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसके कौन कौन से हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ए है 1 सही है, ऑप्शन बी है 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी है केवल 3 सही है। तो इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो कथन सही हैं वो पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। यानी कि जो पहला कथन है 50% सीटें जो होंगी वे SC और ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दूसरा ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के सभी लोग रहने वाले सभी लोग होते हैं। और तीसरा है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। तो ये जो है दोस्तों इसमें पहला और दूसरा सही है, यानी कि 1 और 2 सही है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है मजदूर किसान शक्ति संगठन से संबंधित है। और इस आंदोलन को RTI अधिनियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि RTI जो अधिनियम है वो 2005 यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। तो इसको इसी नाम से जानते हैं, यानी कि सॉरी दोस्तों ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। RTI अधिनियम यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005, ये है मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसी के फलस्वरूप ये इसका जन्म हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये कथन है। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, दूसरा है आइवर जेनिग्ज, और तीसरा ऑप्शन है HJ लास्की, और चौथा है KC वियर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है KC वियर। इन्होंने ही कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिए गए 2 कथन हैं। इनमें पहला जो कथन है उस और A और दूसरे को कारण R कहा गया है, यानी कि A का कारण जो है वो R है। तो कथन पढ़ते हैं हम लोग। एक केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के क्रम संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। इसका कारण बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का रक्षक है। तो दोस्तों ये सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है A R दोनों सही हैं, R कथन A की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है A R दोनों सही हैं परंतु R कथन A की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन सी है A सही है परंतु R गलत है। और ऑप्शन डी है A गलत है परंतु R सही है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A।
यानी कि ए आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। तो देखते हैं हम लोग दोस्तों, जो कथन है केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। इसका जो सही कारण है वो यही है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संविधान का संरक्षक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप पूछा गया है। ऑप्शन पहला है ये लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी है या लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ये लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना होती है ये सामान्य तथा विशेष किसी भी परिस्थिति में न्यायिक रूप से परिवर्तनीय नहीं है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है भारत में नवाचार सूचकांक की, तो ये 2019 में पूछी गई थी और इसमें जो सही आंसर था वो है कर्नाटक। तो कर्नाटक ये प्रथम स्थान पर रहा था। उसके बाद में वर्ष 2020 में रिपोर्ट आई नीति आयोग की नवाचार सूचकांक की और इसमें भी दोस्तों कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। तो इस तरीके से 2019 में और 2020 में दोनों में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग की दोस्तों बात करते हैं तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को दोस्तों हुई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था योजना आयोग और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। तो इस तरीके से जो नीति आयोग है ये 1 जनवरी 2015 को स्थापित हो गया था और इसकी एक सूचकांक जारी किया जाता है नवाचार सूचकांक और उसमें कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 है, विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया? तो दोस्तों ये जो विश्व महिला एकल बैडमिंटन जो मुकाबला जो हुआ है ये 2019 में हुआ था और इसमें जो स्वर्ण पदक जीता था वो पीवी सिंधु ने जीता था और हराया तक किसको था? तो हम लोग देखते हैं, 4 ऑप्शन सामने दिए हुए हैं। कैरोलिना मारिन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी है ताई जू यिंग, ऑप्शन सी है नोजोमी ओकुहारा और उसके बाद ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नजोमी ओकुहारा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों गलत पूछा जा रहा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है विटामिन B6, ये धान की चोकर यानी राइस ब्राउन से प्राप्त होता है और इसका प्रचुर स्रोत है। और ऑप्शन बी है विटामिन B12, ये कॉड यकृत तेल। और सी है विटामिन ई, गेहूं अंकुर तेल। और ऑप्शन डी है विटामिन K, अल्फाफा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में गलत पूछा जा रहा है, तो हम ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि बी जो होता है वो कॉड यकृत तेल में नहीं होता है बल्कि ये दूध, ब्रेड, फोर्टिफाइड अनाज, बादाम, शतावरी और चिकन इत्यादि में ये विटामिन B12, B2 पाया जाता है। बाकी ऑप्शन सारे सही हैं। तो गलत पूछा जा रहा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो दोस्तों एल्बिडो से संबंधित कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए है संचार शक्ति, ऑप्शन बी है अवशोषित शक्ति, ऑप्शन सी है उत्सर्जक शक्ति और ऑप्शन डी है वापसी की शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों धुआं स्मॉग जो कि शीतकालीन जो सर्दियों में ये देखने को मिलता है, तो वायुमंडल में किस कारण से होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा ओजोन, ऑप्शन बी है ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। तो दोस्तों नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण ये जो धुआं है, स्मॉग है, इस शीतकाल में हम लोगों को दिखाई पड़ता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। तो वैश्विक 500 पुरस्कार जो होता है ये दिया जाता है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, और इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। 1987 में ये अवार्ड शुरू किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, इसमें नोडल संस्था पूछी गई सतत विकास लक्ष्यों के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सही, नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग, इसकी स्थापना मैंने अभी आपको बताया था 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इससे पहले इसका नाम हुआ करता था योजना आयोग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में यानी कि पूरे साल में अधिकांशतः बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन बी है दैनिक स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन सी है साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ये दोस्तों सामान्य रूप से देखा जाए तो पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा अधिकांश रूप से जो बेरोजगार होते हैं उनकी जो संख्या होती है उसको सामान्य स्थिति बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपने 29 सॉरी दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें अभी और है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, नहीं 29 ही क्वेश्चन दोस्तों है इसमें। हम यही क्वेश्चन 29 हैं टोटल। तो इसमें हम लोग 19, 29, 30 दोस्तों एक क्वेश्चन और इसमें है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और इसमें एक तरफ कार्यक्रम दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनका जो शुरुआत का जो वर्ष है वो दिया गया है। तो इन चारों में हम लोग देखते हैं, पहला है अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये 1975, समन्वित बाल विकास योजना 1976, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 2005, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम 1983। तो दोस्तों इसमें ये पूछा गया है कि इनका जो सही सुमेलन है ये क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जो ऑप्शंस क्या हैं। तो इनके ऑप्शन ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 2 4 1 3 2 1 4 3 और 4 3 2 1। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 2 1 4 3। तो इसको मिलान करते हैं हम लोग 2 1 4 3, देखते हैं हम लोग 2 1 4 3 क्या है। तो इसमें देखिए पहला जो है ये इसका 2 है, और इसका 1 है, इसका 4 है, और ये 3 है, यानी कि अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम 1976 है, और समन्वित बाल विकास योजना ये 1975 है। तीसरा है राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, ये 1983 में शुरुआत हुई थी, और चौथा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये 2005 में शुरू हुआ था। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखिएगा, तो इसमें अधिकांश क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो मैचिंग के हैं, जिनका जो कूट वाले हैं, इनको आपको गंभीरता से समझना होगा, तभी ये आपके क्वेश्चन सही हो पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को, और हम आपके सामने जल्द ही इसका जो प्रैक्टिस सेट 4 है वो लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ वेट। थैंक यू।